नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गायत्री मंदिर चौक से भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा के आह्वान को ध्यान में रखते हुए एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा का मकसद स्वतंत्रता दिवस की भावना को पूरे शहर में फैलाना और तिरंगे के प्रतीक से देशभक्ति का संदेश देना था। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अन्य पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं यात्रा में देशभक्ति गानों की धुन पर लोग झूमते, नाचते और गाते नजर आए। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली और अंत में मानव मंदिर चौक पर समापन हुआ। इस दौरान भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम के अंत में देशभक्ति गीत बजाए गए और जयकारों के साथ यात्रा का समापन हुआ। निवेदन करूंगा कि उसमें शामिल एक सप्ताह तक जन जागरण करके आम व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हमारा प्रयत्न है। इसलिए हम लगातार पिछले कई वर्षों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, लगभग राजनांदगांव में प्रमुख जगह जाएंगे तो आपको तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखेगा और हर गांव में और वार्डों में भी तिरंगा यात्रा निकालकर सभी लोगों को तिरंगा झंडे के साथ देश की आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ने का हमने एक प्रयत्न किया है और आज सभी जगह निकला है। राजनांदगांव भी अभी दक्षिण मंडल का जो निकला है तिरंगा यात्रा वो आपने देखा ही है। आज सुबह सुबह पूरे देश भर में 2 दिन का स्वच्छता अभियान है। जितने महापुरुषों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, लोकमान्य तिलक हो, इन सभी महात्माओं के जो बड़े बड़े जगह जगह स्मारक बने हैं उनकी सफाई करना और उनको माल्यार्पण करके उनके प्रति भावांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों का उल्लेख करके लोगों को स्वतंत्रता के साथ जोड़ने का भी प्रयत्न हम लोगों ने किया है। और देश आजाद हुआ, केवल आजादी के बाद केवल भारत रहता वहां तक तो ठीक था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 विभाजन जो हुआ उसके चलते 14 तारीख के रात के बाद में देश के बहुत बड़े हिस्से के लोगों को पाकिस्तान के में अपना सब कुछ छोड़कर जमीन, जायदाद, मकान, धन दौलत, व्यापार छोड़कर आना पड़ा और यहाँ शरणार्थी का जीवन जीना पड़ा। उस दर्द को लेकर भी हम कल विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं और 15 तारीख को जगह जगह झंडोत्तोलन करेंगे, राष्ट्रीयता के कार्यक्रम करेंगे, सभी वर्ग के लोगों को बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर देश के संबंध में चर्चा करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में जो देश जिस दौर से गुजर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, उस पर मोदी जी ने जो अंकुश लगाया है उसकी भी चर्चा करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर जिसके चलते पाकिस्तान में त्राही मच गया, उसकी भी चर्चा हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य है कि 15 अगस्त को धूम धड़ाके के साथ मनाएं और एक एक व्यक्ति को इस आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ें। वंदे वंदे मोर अभिमान। उधर बीजापुर जिले में पुलिस विभाग और बीजेपी वर्सेस हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह रैली 14 अगस्त 2025 तक चलेगी और ऐसे में कार्यक्रम की शुरुआत बीजापुर के सैटेलाइट बस स्टैंड से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख स्थलों जैसे कि शिवाजी सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, अंबेडकर चौक से गुजरती हुई गांधी चौक पर समाप्त हुई। बीजेपी कार्यकर्ता एसपी जितेंद्र यादव, बीजेपी जिला अध्यक्ष घासीराम नाग के नेतृत्व में चली। इस रैली के जरिए घर घर तिरंगा रोड शो कराया गया और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे राष्ट्रभक्त नारों के साथ लोगों ने बाइक रैली में जमकर भाग लिया। नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले 2014 से लेकर के आज तक जो देश की कायाकल्प विकास हुआ है
वो बहुत ही सोचनीय विषय है। आज उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया कि जो आजादी के लिए जिन जवानों ने, जिन शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके लिए, उनका श्रद्धा के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा ये कार्यक्रम रखो और 13 तारीख को उनके श्रद्धांजलि के लिए बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा करने का उन्होंने आह्वान किया। आज बीजापुर जिला के 5 मंडलों में तिरंगा रैली निकली है। बीजापुर में 167 गाड़ियों के माध्यम से तिरंगा रैली निकाले और उन वीर शहीदों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने का काम किया है। ये तिरंगा हमारे भारत की शान, आन और बान है। इस तिरंगा के खातिर हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे बलिदानियां दिए। जिस तरह से उनकी बलिदान को लोग कांग्रेस के शासनकाल में भुलाए थे, पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी जो दास्तां और उनकी जो श्रद्धांजलि के रूप में तिरंगा यात्रा को शुरू किया है, ये देश के उन सपूतों के लिए है जो हमारे देश को आजादी मिली और आज हम सुकून से जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए पूरे राष्ट्र, पूरे धर्म को मोदी जी ने आह्वान किया था कि उनका श्रद्धांजलि के लिए आप सभी घर घर तिरंगा लगाएं और बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा करें। मैं हमारे देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जिनके शहादत से हम लोगों को आजादी मिली, उस आजादी को ना भूले। प्रतिवर्ष इसी तिथि पे तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, मोर अभिमान के माध्यम से तिरंगा अपने अपने घरों में लगाए और जब बाइक रैली तिरंगा के लिए होती है तो उसमें सम्मिलित हो जाए। ये बाइक तिरंगा 10 से लेकर के 13 तारीख तक है। कल हम लोगों का फिर से कार्यक्रम है जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, कल तक का यह कार्यक्रम रहेगा। उधर कांग्रेस के प्रदेश सचिव अयूब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव आयोग के घेराव के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। अयूब खान ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गांधी जी ने आरोप लगाया भी है, साथ में वोट चोरी जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वोट चोरी किया है उसका सबूत भी दिल्ली में प्रेस वार्ता कर पेश किया है। उसमें उन्होंने बिंदुवार, क्रमवार वोट चोरी की पूरी जानकारी देश के सामने, आप सब पत्रकारों के सामने, सोशल मीडिया के सामने उन्होंने रखी है। अगर उन्होंने कहा था कि देश में वोट चोरी हो रहा है तो वोट चोरी के पूरे सबूत भी पेश किए, लेकिन उनका जो पूरा विस्तार पूर्वक एक एक विषय में उन्होंने समझाया, उसमें से कुछ ऐसे प्रमुख बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 16 सीट मिलने वाली थी, जिसमें कांग्रेस को 9 सीट प्राप्त हुई। जिस सीट पर उनको बहुत उम्मीद थी, उस सीट के विषय में उन्होंने जानकारी मंगाई। तो एक विधानसभा, महादेवपुरम ऐसा नाम का एक विधानसभा के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, वहां पे उन्होंने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। तो चुनाव आयोग में लगभग इतने मोटे बंडल के 7-8 फीट के पूरे बंडल उनको दे दिया गया। बोले आप ये लीजिए, इसमें आप जांचिए, परखिए क्या गड़बड़ी हुई है। तो राहुल गांधी जी ने उस चीज को घबराए नहीं, उसने कागजात को देखिए, चुनाव के जो वोटर लिस्ट हो, अभी जो डॉक्यूमेंट हो, राहुल गांधी जी ने उसमें 6 महीना निरंतर रिसर्च किया, उसको जांचा, परखा, उसके बाद जनता के सामने रूबरू हुए। उसमें उन्होंने एक बातें बताई कि एक घर है जिसमें सिंगल घर है, उसमें 80 लोगों का नाम दर्ज है, 80 लोगों का नाम दर्ज है। इसी तरीके से कर्नाटक में पूरे जगह में 40,000 लोगों का नाम दर्ज है। फिर एक जगह का और बताया कि एक घर में 46 लोगों का नाम दर्ज है। फिर उन्होंने फिर बताया कि एक व्यक्ति का नाम 6 राज्यों में आता है। इस तरीके से 50 से 55 हजार नाम दर्ज है। तो पूरी तरीके से उन्होंने वोटर
लिस्ट की जो चुनाव आयोग की जो वो है प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया को पूरा धज्जियां उड़ा दी कि आपकी प्रक्रिया कितनी हुआ। आपने एक देखा होगा एक बात, हम सब चुनाव वोट करते थे तो चुनाव के समय आप देखा होगा कि जब बैलेट पेपर में वोट होता था तो ज्यादा से ज्यादा 2 चरण में होता था, 2 या 3 चरण में। लेकिन आज की स्थिति क्या है, 8 चरण में, 10 चरण में लोकसभा का चुनाव होता है, जबकि आप मशीन में कर रहे हो। मशीन में तो ऐसा है कि आराम से हो जाना चाहिए सटासट, लेकिन ये मशीन में चुनाव क्यों करवाते हैं, सिर्फ इसीलिए। क्या होता है देखो, मैं आपको बहुत सारी चीजें जो मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक आदमी का 5 जगह नाम है। पहले क्या होता था, पहले जमाने में आप जाओगे ना तो पहले क्या होता था, फर्जी वोट बोलते। फर्जी वोट का मतलब होता था मेरा वोट किसी अन्य व्यक्ति ने जाके दे दिया। अभी फर्जी वोट जैसी चीजें नहीं है, वोटर आईडी होता है। तो फर्जी वोट की जगह में वाली चीजों को हटा के एक आदमी, उन्हीं का कोई एक आदमी का नाम 5 से 10 जगह लोग डाल देते हैं ताकि वो जाए वोट कर दे, वो अपना वोट कर दे। उसके बाद वो नहीं जाता है तो चुनाव आयोग को बराबर समय मिलता है वोटिंग काउंटिंग से लेके 5 चरणों में। तो जिन जिन वोटों पे नाम छूटा होता है जो इनके दर्ज उनके वो वोट करते हैं। इसी तरीके से पूरा फर्जी वाला चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी बड़ी बात कही है कि अगर राहुल गांधी के पास सारे सबूत है तो वो शपथ पत्र की घोषणा पत्र की नहीं दे रहे, शपथ पत्र की नहीं दे रहे। इस बारे में क्या कहना है? देखो, चुनाव आयोग के विषय में एक चीज कहना चाहता हूं। चुनाव आयोग पहले जो डाटा रखता था, कैमरा का डाटा और इलेक्शन पोर्टल का डाटा, ये सारे डाटा को जानने का, मांगने का अधिकार हर राष्ट्रीय पार्टी को होता है, हर राष्ट्रीय पार्टी को होता है। पर चुनाव आयोग ने बताया कि हम लोगों ने, हमारे पास जो डाटा रहता है हम इसको 45 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन आज से पहले, राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 6 से 7 महीना पहले तक, 7 महीना तक वो डाटा और वो कैमरा का रिकॉर्डिंग, वो सीसी फुटेज जो चुनाव के मतदान से लेके आखिरी तक मतदान होता है, मतदान के बाद स्ट्रांग रूम, उसके बाद काउंटिंग रूम, अगर ये 45 दिन में इनका डेटा समाप्त हो जाता है तो चुनाव प्रक्रिया खुद 2 महीना चलती है। मतलब चुनाव आयोग सरासर झूठ बोल रहा है। आप चुनाव प्रक्रिया 2 महीना कैसे चलती है? कम से कम 40 से 45 दिन वोटिंग होता है, उसके 10-5 दिन के बाद काउंटिंग होता है। इस पूरी प्रक्रिया में खुद उनके चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि हमारे 45 दिन में डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ये पूरा चुनाव आयोग का जो शपथ की बात जो कर रहा है वो इस तरीके से गुमराह कर रहा है। यह राष्ट्रीय पार्टी का निर्देश के नेता प्रतिपक्ष उसमें सबूत मांग रहे हैं। आप सबूत दो, आप हमको डेटा प्रोवाइड करो, हमको कागजात प्रोवाइड करो, वो कुछ दे नहीं रहे तो हम उस विषय में कैसे बोले? डिजिटल मतपत्र सामने नहीं आ रहा, दे ही नहीं जा रहा है डिजिटल मतपत्र को, वो तो दे ही नहीं रहा, उसी की तो मांग कर रहे हैं डिजिटल मतपत्र को कि दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें रुकने वाली नहीं, ना थमने वाली नहीं, लगातार इसका विरोध प्रदर्शन होगा। जैसे आज सदन में भी इस बात को बहुत जोरों से उठाया गया है। आज सदन में उठाया गया है, साथ में चुनाव आयोग का जो दफ्तर है, सदन मतलब लोकसभा सदन में, वहां पर पैदल मार्च किया जा रहा है। सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है और बीजेपी के प्रवक्ता लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसी से तो पूरा जो शंका है, जो कांग्रेस पार्टी का अन्य पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों, उसको साबित करता है कि आप मतलब उस चुनाव आयोग का फेवर कर रहे हैं। अरे इसमें तो ये भी बोलना चाहिए ना भाजपा वाले को, हाँ भाई ये तो गलत हुआ है। क्या भाजपा वाले से इसमें एग्री करते हैं कि एक घर से 80 लोगों का नाम होता है? अरे इसमें क्या एग्री करते हैं क्या कि एक आदमी का 5 राज्यों में नाम होता है? आपको पता होना चाहिए, चुनाव आयोग में जब आप नाम कटवाने जाते हैं तो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म का एग्जैक्ट नाम पता नहीं, उसमें विलोपित करवा के उस फॉर्म में सिग्नेचर करा के दूसरी जगह जाके नाम ऐड किया जाता है। बगैर अगर उसके ये नाम को ऐड किया जा रहा है तो मतलब समझ लीजिए चुनाव आयोग एजेंट की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल हुई होगी। देखो छत्तीसगढ़ का चुनाव का जो रिजल्ट अप्रत्याशित है, पूरे देश भर में उनको यकीन नहीं था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारने वाली है। मुझे तो साफ लगता है कि इन लोगों ने 400 पार का नारा दिया था। अब की बात 400 पार। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, 4 राज्यों में जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति 50-50 थी और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी थी, तेलंगाना में भी कांग्रेस की वापसी थी। ये 400 पार का नारा अगर ये 50%
तो राज्यों में हार जाते, दोनों राज्यों में हार, 2000 हारते, 2003 का 400 पारा का जो नारा था वो शूट नहीं होता। इसलिए उस 400 पार के नारा को मजबूत बनाने के लिए लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी करके छत्तीसगढ़ की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को हरा दिया। तभी ईवीएम पे भी आप लोग आरोप लगाते थे कि ईवीएम सेटिंग है, ईवीएम हैक हो जाता है, बिल्कुल बारे में क्या कहना है? ईवीएम भाई मेरा तो साफ कहना है कि जिस विषय में शंका हो, ईवीएम चलो अच्छी बात है, लेकिन देश की आधी जनता शंका कर रही है, तो जब शंका है तो उसको भी काय को आप पहले भी चुनाव बैलेट पेपर में होते थे और खाली भारत नहीं, जो ईवीएम का आविष्कारक है वो खुद बैलेट में चुनाव करा रहा है। तो शंका है तो चीज में आपको क्या पड़ा हुआ है, उसको बैलेट से कराओ, 2 घंटा ज्यादा नहीं लगता। काउंटिंग में की बात है ना, काउंटिंग वोटिंग तो सेम टाइम होता है ना, बस काउंटिंग में 2-3 घंटा ज्यादा लगता है। सर ईवीएम चुनाव का फार्मूला तो स्वयं कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस ही को इसका विरोध कर रही है। ईवीएम चुनाव का फार्मूला कांग्रेस लेके आई थी, बात तो सच्चाई है, लेकिन एक चीज को देखा जाए कि जब ईवीएम पे सब सवाल उठने लगे हैं, भले कांग्रेस लाई हो चाहे भाजपा लाई, तो अगर ये सवाल अगर कांग्रेस रूलिंग पार्टी में होती है, अगर देश की विपक्ष पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता करती, तो कांग्रेस को ईवीएम हटाने में कोई देर नहीं करती। इतना मैं दावे से कह सकता हूं। कांग्रेस जब देश की जनता को विश्वास नहीं हो रहा है, हम किसको वोट दे के आए, मतलब आप भी किसको वोट के जाए, आप भी गारंटी पेड से नहीं बोल सकते। वीवीपैट का वो मांगते हैं, वो भी तक नहीं दिया जाता, बोलते कुछ प्रतिशत वीवीपैट देंगे, वीवीपैट निकाल के दे दो, हमने इस पार्टी को वोट दिया, हमको पता चल जाए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये है छत्तीसगढ़ के मिस्टर चतुरलाल। काम तो ये अपने नाम के हिसाब से करना चाहते हैं, पर इनके फेलियर किस्सों का सबूत ये नोटिस बोर्ड है। कभी पैसे बचाने के लिए बिना बिजली वाली वॉशिंग मशीन बनाते हैं, पर ये क्या फिर फेल हो जाते हैं। एक बार चतुर ने जरूरी काम से फोन उठाया, फोन डिस्चार्ज पाया। चतुर को आया गुस्सा और दिमाग में था रिवेंज। तैयारी है बिना बिजली के चार्जिंग पोर्ट बनाने की। चतुर ने इधर पहिया घुमाया और सोसाइटी में दिवाली 4 महीने पहले किया। पर चतुर की किस्मत बदली इस खबर ने। चतुर ने पीएम सूर्य घर योजना की डबल सब्सिडी के बारे में पढ़ा और अपनाई चतुराई सरकार ने। आसान किस्तों में सोलर पैनल लगवाया और पाई केंद्र के साथ राज्य से सब्सिडी बढ़ाई। अब चतुरलाल बन गए हैं उपभोक्ता से ऊर्जादाता। चतुर के चतुराई के किस्से पूरा राज्य है सुनाता। मोदी की गारंटी, विष्णु के संकल्प से चतुरलाल जैसे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं का रोशन हो रहा घर, रोशन हो रहा जीवन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहकाइयों ने जो है अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय तक मार्च निकाला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहकाइयों
सहायिकाओं को की पहली और मुख्य मांग थी कि उन्हें सरकारी नौकरी में शामिल किया जाए और नियमित किया जाए। और ऐसा ही आपको बता दें कि 5G मोबाइल और 500 रुपए रिचार्ज के भी दिए जाए। अगर शासन इस पर हम लोग की मांग नहीं मानती है तो अभी 1 सितंबर को फिर होना है हम लोग का संयुक्त मंच में, राज्य स्तर पर होगा। उसके बाद भी हमारी मांगे न मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल तय है। हम लोग को मोबाइल में काम करने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग को 200 रुपए पर मंथ डाटा के लिए पैसे दिए जाते हैं। आजकल किसी भी कंपनी के सिम में 200 में डाटा नहीं आता। 200 में हम लोग को डाटा मांग किया जाता है, प्लस ग्रामीण एरिया में सर्वर प्रॉब्लम के कारण जो KYC है, FRS है हितग्राहियों का, वो नहीं हो पाता 100%। इस वजह से हमारा मानदेय काटा जाता है। एक तो हमारा मानदेय खुद ही 10,000 है, उसमें काट के अगर आधा कर दिए तो हम खाएंगे क्या या पहनेंगे क्या। तो शासन से अनुग्रह है, यहाँ सम्मान सुविधा प्रणाली लेके आए हैं तो उसमें सुधार भी करें। उसमें ऑप्शन है पेमेंट काटने का, तो पेमेंट का जोड़ने का भी ऑप्शन तैयार करें। भर्ती में 7% हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही लिया जाए और सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद में लिया जाए। और तीसरा मांग ये है कि हम लोगों को जो मानदेय है, जो हमें मानदेय दिया जाता है, उसको कलेक्टर दर में दिया जाए शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक। हाँ, और सर ये है कि हम लोगों का मानदेय को काटा जा रहा है। हम लोग कोई महीने में हम लोग 10,000 का नहीं पाते हैं, उसका जो दिया जा रहा है उसको 10,000 दिया जाए। और दूसरा हम लोगों को इतना 2G मोबाइल दिया है, 5G मोबाइल का काम चल रहा है, हमें 5G मोबाइल दिया जाए और नेट चार्ज समय में दिया जाए। 166 रुपए हम लोगों को नेट चार्ज दिया जा रहा है, तो उसमें क्या नेट चार्ज आता है? नहीं आता है। इतनी तकलीफ है तो क्यों काम कर रहे हो? हम लोगों को और ऊपर से हम लोगों को दूसरे विभाग से जब इतनी तकलीफ है तो छोड़ नहीं सकते। कैसे छोड़ सकेंगे? हमारे उसमें रोजी रोटी चल रही है, हमारे बच्चे को पेट पाल रहे हैं। हम 10,000 रुपए में हम लोग कर रहे हैं। तकलीफ है तो इसीलिए हम लोग महिलाएं हैं, तकलीफ झेलना हम लोगों को आता है, इसलिए हम लोग आज आवाज उठा रहे हैं। अपना आवाज बढ़ाने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोग आज धरने में आए। सिर्फ एक दूसरे ध्यान आकर्षण है, आगे और हम अनिश्चितकालीन बैठ सकते हैं। छोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर? इतनी तकलीफ है हर समय तकलीफ है। कोई और करेंगे ना तो बढ़ेगी ना। हम परेशानी का समस्या का हल लेने के लिए आए हैं, न कि नौकरी छोड़ने के लिए। हम अपनी समस्या बताने आए हैं, सरकार के पास ये दुख अपने गुहार करने के लिए आए हैं, न कि हम नौकरी छोड़ने के लिए आए हैं। कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लेकर जो है नौकरी में शामिल किए जाने की यहाँ पर मांग की गई है। कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने अपने सरकारी नौकरी में शामिल करने की इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग रखी है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं का प्रदर्शन देखने को मिला था। तो आंगनवाड़ी सहायिकाओं का प्रदर्शन के माध्यम से कार्यकर्ता सहायिकाओं का प्रदर्शन के साथ साथ सरकारी नौकरी में शामिल करने की उनकी मांग रही। कार्यकर्ताओं के साथ में जो है यहाँ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मार्च निकाला और पोस्टर्स हाथ में लेकर, बैनर हाथ में लेकर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को और सरकार को अपनी मांग यहाँ पर रखी है। सरकारी नौकरी से संबंधित जो है उन्हें सरकारी नौकरी में शामिल किया जाए। आंगनवाड़ी सहायिकाओं का ये प्रदर्शन था, जिसमें पैम्पलेट बैनर्स लेकर जो है एकत्रित हुई। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी सहायिकाओं को लेकर सहायिकाएं प्रदर्शन करते वक्त जो है अपनी सरकारी नौकरी में शामिल करने को लेकर जो है मांग करते रहे। नौकरी में शामिल किए जाने की मांग उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ पर उठाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।